एक और बात, आपके जीवन पर ओशो और उनके साहित्य का गहरा असर है। बीते कुछ सालों में नई पीढ़ी के बीच, अगर हम जेन ज़ी की अगर हम बात करें, कि ओशो को लेकर एक फैसिनेशन जगी है, तो आप मतलब इसको किस तरह से देखते हैं? ये डिबेटेबल भी रहे ओशो, विवादों में भी रहे ओशो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने ऊपर उनका असर किस तरह से देखते हैं? और नई पीढ़ी के लिए आप क्या कहेंगे, जेन ज़ी के लिए, जो ओशो के विचारों को जानती है, समझना चाहती है? 3 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न हो गया कि ओशो इन दोनों प्रासंगिक हुए ज़्यादा जी। तो जैसे एक अंग्रेजी में एक मुहावरा है, सीजर डैड इज मोर पावरफुल देन सीजर लाइव। जब ओशो थे जीवन में और मैं शुरू में पढ़ रहा था, तो मैं सदा कहता था कि आदमी जब चला जाएगा तो बहुत शक्तिशाली होगा। और मुझे याद है, एक पुस्तक मेलों में ओशो की पुस्तकों की जो दुकान थी, जो स्टॉल लगती थी, वो छोटी सी लगती थी उस जमाने में, और उस पर कुछ ही लोग जाते थे जो तेजस्वी थे, जो शक्तिशाली थे, जो कहते थे मैं ओशो पढ़ रहा हूँ, वरना बचते थे। आज पुस्तक मेले में सबसे बड़ा जो बिक्री हो रही होती है, सब ज़्यादा जनता हो रही है, वो ओशो के यहाँ होती है, क्योंकि ओशो आपको चुनौतीपूर्ण मरुभूमियों में ले जाते हैं। ओशो एडवेंचर है एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी का। ओशो राजमार्ग नहीं है कि आपको गाड़ी में बैठा दिया, टेस्ला चल रही है ऑटो पायलट मोड पे, आपको सिर्फ बैठ के मजे लेने हैं। ओशो आपको रेगिस्तान में हाथ पकड़ के ले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं कि अब निकल के दिखा। तो वो जो खोज में आनंद है कि कहाँ से निकलूं, क्या करूं, हाय राम बच गया, ओहो या फंस गया, वो जो एक्सरसाइज है मस्तिष्क की और बुद्धि की और मन की, वो ओशो कराते हैं। तो मेरा तो ओशो से परिचय हो गया था 11वीं 12वीं में। अच्छा, 11वीं 12वीं। हाँ, तब वो श्री रजनीश थे, तब वो ना ओशो थे ना भगवान थे। और दिल्ली के एक प्रकाशन से उनकी 1 रुपए की किताब छपती थी, मुझे आज भी याद है। 1 रुपए की? 1 रुपए की किताब छपती थी, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, ये सब। तो मुझे इस रास्ते पर लाने में जो प्रेरणाएं मिली, उनमें ओशो भी हैं। क्योंकि ओशो की पुस्तक मृत्यु सिखाता हूँ में एक पंक्ति लिखी हुई थी, और उसमें लिखा हुआ था कि अपने अंदर से जो आवाज आ रही है उसके विपरीत मत जाओ, क्योंकि वो ईश्वर की आवाज है, और ईश्वर के विपरीत जाकर कोई बचता नहीं है। तो मैंने जो जो बड़े निर्णय लिए जीवन में, प्रेम का लिया, नौकरी छोड़ने का लिया, आंदोलन के टाइम लिया, जब पार्टी में आंतरिक रिफ्ट चली, तब मुझे क्या कहना चाहिए? क्या मुझे सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, या मुझे सेना से सबूत मांगने चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को कटघरे में डालने के लिए? तो मैंने कहा नहीं, केंद्र से अलग लड़ लेंगे, लेकिन सेना के शौर्य पे सवाल नहीं उठाएंगे। तो लड़ाई हो गई कि यार मैं कुछ और कह रहा हूँ, तू कुछ और कह रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? तू तो लोकप्रिय बनना चाह रहा है। मैं लोकप्रिय नहीं बनना चाह रहा था, मैं अंदर की आवाज सुन रहा था। तो ओशो ने ये सिखाया। ओशो कोई टेक्स्ट बुक नहीं है कि आप उन्हें पढ़ते पढ़ते चलें। ओशो ये दावा करते भी नहीं है, इसलिए ओशो गुरु के रूप में उतने लोकप्रिय नहीं हुए। आपको ओशो के संन्यास्त बहुत लोग नहीं दिखेंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग बोलते हुए आपको दिखेंगे। मुझे सैकड़ों लोग मिले जिन्होंने मुझसे आके कहा कि आपको ओशो ने छुआ है क्या, ओशो के आसपास आप गए हैं? मैंने कहा आपको क्यों लगा? आपकी बातों से लगा। अच्छा। तो जब तक किसी को पता नहीं था, जब तक मैंने बोला नहीं था, तब तक बहुत लोग मिले। ओशो कहते भी थे कि मेरा सन्यासी या मुझसे मिला हुआ आदमी या मेरे को जाना हुआ आदमी, वो 1000 की भीड़ में अलग दिखाई देगा इसके अंदर ओशो घटित हुए। ओशो आपको खुले सवालों की तरह छोड़ के निकल लेते हैं, वो अपने मार्ग को अंतिम नहीं बताते। बहुधा धर्म गुरुओं में, प्रवाचकों में एक समस्या आती है कि वो कहते हैं यही मार्ग बस अंतिम है, और विश्व इसी चुनौती से जूझ रहा है कि इसमें जो लिखा है और हमने जो कहा है वो सही है, इसके अलग चलोगे तो मार दिए जाओगे। ओशो इतने विराट अध्ययनशील होने के बाद भी कहते हैं कि ये बातें इसमें, ये इसमें, अब तुम देख लो, तू अपने हिसाब से देख ले भाई, जैसा देखता हो। तो इसलिए वो एक स्पिरिचुअल टीचर के रूप में इस जेन ज़ी में ज्यादा शक्तिशाली हो गए, जो कि जेन ज़ी इंस्ट्रक्टिव मोड में नहीं है। मेरी पीढ़ी इंस्ट्रक्टिव मोड में थी। मेरे पिताजी कहते थे अरे सुनो इधर आओ, तो मैं ये नहीं पूछता था क्या। हाँ बिल्कुल। अब मैं खड़ा हूं, वो काम में लग गए, कॉपी चेक कर रहे हैं, वो भूल गए, तो मैं 15-20 मिनट बाद सोचता था कि पूछूं जी बाबा जी, या उनका अरे हाँ तुम आ गए थे जरा करिए आओ। 15 मिनट से खड़ा है आदमी भाई। इंस्ट्रक्टिव मोड है। क्या मेरी माँ से उन्होंने कहा सुनती हो, अरे सुनो मैडम, तो मेरी माँ किचन से चल देती थी जी बताओ। वो ये नहीं कहती थी रुको आती हूँ अभी काम कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे पापा बुला रहे हैं इसके, नहीं, ये पीढ़ी नहीं है। मैं अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता है बात कि सुनो अग्रता इधर आओ, को इधर आओ, नहीं कर सकता। बोलते हाँ यस ब्रो टेल, वो तो मुझसे पूछेंगी। तो ये पीढ़ी जो जेन ज़ी है ये इंस्ट्रक्टिव नहीं है। ओशो इंस्ट्रक्टिव नहीं है, नो इंस्ट्रक्शंस। माला पहनना है मत पहन, ये करना है मत कर, तिलक लगा मत लगा, तो तू देख तेरा काम, मैं तुझे बता रहा हूं ये चित्त ये आत्मा। इसलिए ओशो की व्याप्ति अभी बहुत ज्यादा है, और मैं सोचता हूं और होगी।
और ज्यादा होगी अभी, जैन में भी होगी और विश्व में भी होगी। यानी ओशो की जो प्रासंगिकता है वो बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। क्रांतिकारी है ना, हाँ, क्रांतिकारी विचारक है वो। ये सुई की नोक दिखाते हैं, इधर से हाथी दिखाते हैं, कहते हैं इसमें से गुजर सकती है, आपको तो नहीं गुजर सकती। माटी कहे कुम्हार से, क्या अद्भुत सारी पुस्तकें, भारत के जलते प्रश्न, स्वर्णिम भारत, पलटू पर जो उन्होंने लिखा है। जैन जी को कोई बुक रिकमेंडेशन आप करना चाहेंगे? 2-3 जो किताब मैंने बताई, जैसे भारत के जलते प्रश्न बहुत अच्छी किताब है, स्वर्णिम भारत बहुत अच्छी किताब है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ बहुत अच्छी किताब है, और मैं कहता हूँ कबीर पर जब बोले हैं वो सुन, माटी के कुम्हार से अलग से बोले, कबीर से अलग से बोले, मीरा पर बहुत अच्छा बोले। मतलब मैं साहित्य का विद्यार्थी था, मीरा पढ़ाता था क्लास में, और जब मैंने ओशो से मीरा पढ़ी तो मेरा पढ़ाने का मानसिकता बदल गई। मुझे लगता था मीरा एक भक्ति की कवित्री है, विद्रोहिणी है, दैट्स ऑल। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने जिस तरह से, जैसे कहते हैं ना, मीरा के संपूर्ण व्यक्तित्व को, उनके कहने को, समकालीन परिस्थिति को जिस तरह बांध के प्रस्तुत किया है ना, तो मेरी तो दृष्टि ही बदल गई।